हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमस सिविल एकेडमी पे। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ एडवांस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर को डील करूँगा। हम लोगों ने टारगेट रखा है क्या, 10 से लेके 12 लेक्चर में पूरे एडवांस डॉस को एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देना है। आप सबको भी पता होगा एडवांस डॉस क्या है, एक न्यूमेरिकल पेपर है। यहाँ पर हम लोग 10 से 12 लेक्चर में एडवांस डॉस को पूरी तरह से न्यूमेरिकल से इतना कॉन्सेप्चुअल इस तरह से समझा देंगे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, पास सिर्फ नहीं होंगे, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ डील करता हूँ एडॉस। इसका फुल फॉर्म हो गया एडवांस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आते हैं। एक हमारा आ जाता है स्टील का, इसके अंदर एक हमारा चैप्टर होता है स्टील का, और दूसरा हम लोग इसमें डील करते हैं आरसीसी। आरसीसी बोले तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इस और तो यहाँ पर देखिएगा, हम अपने अपने सब्जेक्ट को एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो किस तरह से है। तो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ कनेक्शंस इन स्टील स्ट्रक्चर्स, इसमें हम लोग समझेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर को कनेक्ट कैसे किया। जैसे एक ये स्टील प्लेट है और ये दूसरा स्टील प्लेट है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए जिस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं, जैसे बोल्ट का यूज कर सकते हैं, रिवेट का यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग मतलब यूनिट 1 में हमें देखना है। फिर दूसरा आता है स्टील बीम्स, जो स्टील का बीम होता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। प्लेट गर्डर, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे यूनिट नंबर 2 स्टील बीम्स में। ठीक है, फिर हमारा यूनिट नंबर 3 आता है जो कि है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी फ्लेंज्ड बीम। इससे पहले सेमेस्टर 5 में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डील किया होगा आरसीसी बीम का, वहाँ पे आप लोगों ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखा होगा। यदि नहीं भी सीखे होंगे तो आज हम लोग यहाँ पर वो सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। फिर ये हमारा तीसरा यूनिट हो गया, और हमारे चौथे यूनिट में है डिज़ाइन ऑफ स्लैब। छत का डिज़ाइन करना हम लोग सीखेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, छत 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं 1 वे स्लैब होता है, एक हमारे पास 2 वे स्लैब होता है। तो ये दोनों स्लैब का डिज़ाइन हम लोग समझेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसका डिज़ाइन का एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, और ऐसा बना सीख लेंगे कि बस क्वेश्चन आएगा कि हम लोग उत्तर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर लास्ट हमारा चैप्टर है आरसीसी कॉलम। कॉलम तो आप देखते होंगे 3rd सेमेस्टर से लगातार आप लोग कॉलम हर मॉस में, टॉस में, फिर पिछले साल भी डॉस था उसमें, और आज फिर एडॉस में हम लोग इस बार आरसीसी कॉलम, मतलब कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का कॉलम के बारे में जानेंगे। फुटिंग का डिज़ाइन करेंगे, यूनिएक्सल बेंडिंग के साथ हम लोग ये सब चीज़ को आज डील करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही है कि 10 से लेकर 12 लेक्चर में हम लोग एडॉस को क्लियर कर देंगे पूरे न्यूमेरिकल के साथ। ये नहीं कि बस थ्योरी करना है, नहीं, न्यूमेरिकल के साथ हम लोग इसे क्लियर करेंगे। तो हमारा यही टारगेट है कि 10 से 12 दिन में हमारा जो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है हम लोग इसमें क्लियर। नोट्स का चिंता नहीं लेना है, आपको नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उसमें टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। अभी सारे सब्जेक्ट का क्लास चलने वाला है। मैं 6 सेमेस्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ एडॉस सब्जेक्ट को डील करूँगा, और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ मैं सॉइल एंड टॉस सब्जेक्ट का डील करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं। अब हम लोगों ने विचार किया है कि स्टील से थोड़ा सा कम प्रश्न होते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं आरसीसी से होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट नंबर 3 डिज़ाइन ऑफ आरसीसी फ्लेंज्ड बीम से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले थ्योरी जान लेंगे, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल को भी हम लोग डील करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी फ्लेंज्ड बीम। ठीक है, तो इस फ्लेंज बीम के अंदर हमारे पास 2 तरह का बीम आता है। एक बीम को हम लोग बोलते हैं टी बीम, और एक हमारे पास होता है एल बीम। ठीक है, टी बीम और एल बीम, ये दोनों इस तरह का बीम है जो छत के साथ साथ में इसको हम लोग कास्ट करते हैं। जैसे कि इस तरह का बीम क्या होता है, मोनोलिथिकली होता है। स्लैब के साथ साथ मोनोलिथिकली ये हो जाता है, कास्ट होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं टी बीम और एल बीम। तो यदि हम लोग का डिफिनेशन डिफाइन करने की कोशिश करें टी बीम का डिफिनेशन क्या होगा, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं इट इज़ ए रेक्टेंगुलर बीम। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर बीम। कैसा बीम है, तो ये एक सिंपल रेक्टेंगुलर बीम है जो कि कास्ट किया गया है। कास्ट मतलब कि ढालना, बनाना,
ठीक है, कास्ट मोनोलिथिकली विथ द स्लैब। यहाँ पर मोनोलिथिकली का अर्थ हो गया क्या कि इसको बनाया जो गया है छत के साथ साथ बनाया गया है, ठीक है, एक साथ बनाया गया है। तो इस तरह के बीम को टी बीम बोलते हैं। एल बीम भी यही होता है। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का हम लोगों ने अपने घर में बीम दिया और यहाँ से ये छत भी गया है। तो ये जो छत गया है यहाँ देखिए क्या से बनाया, टी से बनाना, इसलिए इसको बोलते हैं टी बीम। यदि हम लोग अपना कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पर भी हम दीवार के साइड में बीम बनाते हैं। देखिए ये एल से बनाया, कैसा से बनाया, एल से बनाया, तो इस तरह के बीम को बोलते हैं एल बीम, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर विड्थ देखेंगे तो क्या हो गया, टी बीम का विड्थ, वो फ्लेंज का विड्थ। एक चीज़ समझते हैं ना, किसको फ्लेंज बोलते हैं और किसको वेब बोलते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को वेब बोलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा बीम है क्या, बीम किसे कहते हैं ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। बीम क्या है, बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। बीम इट इज़ अ बीम क्या हुआ, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर विच कैरी द ट्रांसवर्स लोड। मतलब कि इस तरह का कुछ बीम होता है और इसके ऊपर क्या आता है, कुछ इस तरह का लोड आता है। यहाँ पर ये इसका एक्सिस यदि लोड इधर से आता है तो इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल ये लोड फोर्स हो जाता है, और ऊपर से आ रहा है तो ये उसके लिए ट्रांसवर्स लोड हो गया, ठीक है। तो यही होता है टी बीम। अब हमको मेन जो समझना है जिससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो हम लोग को समझना होगा इफेक्टिव विड्थ। जो इफेक्टिव विड्थ मतलब कितना पर हमारा लोड आ रहा है, कि कौन सा कितना विड्थ पे हमारे जो बीम बनेगा वो लोड को कैरी करेगा। तो हम लोगों को ये समझना है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास आइसोलेटेड बीम, मतलब कि अकेला बीम है, और एक हमारे पास कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में जो विड्थ डिफाइन करना होगा बीम का वो अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये सब कहाँ से आया, तो ये सब सर आईएस रिकमेंडेशन से आ रहा है। आईएस रिकमेंडेशन हमारे पास आरसीसी के लिए आईएस 456 2000 का प्रयोग होता है। आईएस 456 2000 का प्रयोग होता है। चलिए तो हमारे पास क्या बोला है, यदि आपके पास टी बीम हो, कैसा बीम हो सर, तो टी बीम हो और जब आप लोग इफेक्टिव विड्थ निकालें तो इफेक्टिव विड्थ को हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर वीएफ से। ये क्या है, इफेक्टिव विड्थ है, ठीक है। किसका विड्थ है, तो फ्लैंज का, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ पर पहले लेते हैं एक टी बीम, हमारे पास कुछ इस तरह का है टी बीम, ठीक है। कुछ इस तरह का टी बीम है और इसके फ्लैंज का पूरा विड्थ बी है, और नीचे जो हमारे पास वेव है ये इसे क्या बोलेंगे, इसे वेव बोलते हैं, ठीक है। ये इसका जो विड्थ है वो बी डब्ल्यू मान लिए, ठीक है। हमको निकालना है इसका इफेक्टिव, मान लेते हैं कि ये इस बीम में इतना ही तक ये जो है इफेक्टिव विड्थ है बीम का, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बी एफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ वेव। ये क्या हो गया, वेव का विड्थ, ये हुआ ना यहाँ से यहाँ तक वेव का विड्थ, ठीक है। फिर इसमें जोड़ देना है एल नॉट। अब एल नॉट क्या है, ये इफेक्टिव लेंथ होता है बीम का इफेक्टिव लेंथ होता है, वो भी समझाएंगे कितना होता है, अलग अलग बीम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय बी क्या हो गया, ये पूरा विड्थ हो गया बी प्लस 4 इसको जोड़ने पर और प्लस में ये जितना आएगा वो जो हमारा है, जो बीम था उसका नॉर्मल जो विड्थ था उससे वो हमेशा कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो यही होगा हमारे पास टी बीम का इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। अब देखिए एल नॉट क्या है सर, तो एल नॉट क्या होता है, एल ऑफ बीम, मतलब कि जो बीम है इसकी कितनी लंबाई है, इधर कितनी लंबाई है, ठीक है। इधर जो जा रहा है वो कितनी लंबाई है, और इसमें आपको जोड़ देना है इधर जो सपोर्ट इसको मिल रहा है उसका आधा W/2 प्लस उधर जो इसको सपोर्ट मिल रहा है उसका आधा W/2। तो एल नॉट बराबर क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ अ बीम प्लस सपोर्ट का विड्थ का आधा प्लस सपोर्ट के विड्थ का आधा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास आता है विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। किस बीम के लिए, तो ये था टी बीम के लिए। अब हम लोग समझेंगे एल बीम के लिए, ठीक है। अब देखिए एल बीम में क्या होगा सर,
एल बीम में हमारे पास जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ फ्लेंज जो होगा वो होगा BW, मतलब कि विड्थ ऑफ वेव प्लस, बस इसके आधा हो जाता है, इसका आधा। जैसे आधा पे कैसे करते हैं, चलिए देखिए आधा करते हैं, L नॉट बाय B प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू B, ठीक है। और हमने क्या बोला, इसको आधा कर देना। आधा करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे या फिर 2 से डिवाइड कर दिए हैं। अब इसी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, BF बराबर हो जाएगा BW प्लस 0.5 L नॉट डिवाइडेड बाय L नॉट बाई B प्लस 4 विच आर लेस देन और इक्वल टू B। अब हम लोग सारे टर्म्स के बारे में लिख लेते हैं कि कौन सा टर्म क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले भी बताया कि BF क्या है, ये क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज का इफेक्टिव विड्थ है BF, ठीक है। BW क्या है सर, BW क्या है, तो विड्थ ऑफ वेव है, क्या है, विड्थ ऑफ वेव है, ठीक है। और कोई टर्म बचा है, हाँ, L नॉट क्या है, ये जो हमारे पास होगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम है, ये क्या कहलाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। और B क्या है, ये ओवरऑल लेंथ ऑफ बीम है, मतलब ओवरऑल विड्थ ऑफ बीम है, ठीक है, ओवरऑल विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। तो यही हमारा हुआ, ये किस कंडीशन में हम लोगों ने डिफाइन किया, ये सारा कंडीशन हमारा आइसोलेटेड का था। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यूस का भी समझेंगे, ठीक है। ये सारा कंडीशन हमारे पास आइसोलेटेड बीम का था। आइसोलेटेड में टी बीम और एल बीम का इफेक्टिव विड्थ हम लोगों ने इस तरह से निकाला है, ठीक है। और नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत अच्छे से नोट लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें ग्रुप का लिंक रहेगा, बस उस पर क्लिक करके ग्रुप में जाना है। वहाँ से आपको हर डेज का, हर क्लास का, जैसे आज ये क्लास खत्म होगा इसका नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स यहाँ पे देखिए, नोट्स भी यदि हम लेके चलते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है। 12 तारीख से हम लोग का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना है, 10 से 12 क्लास में पूरा बस ख़त्म कर देना है। ऐसा ख़त्म करना है कि एकदम एग्ज़ाम में फोड़ के आना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आइसोलेटेड देख लिया, अब हम लोग कंटिन्यूस बीम के तरफ बढ़ते हैं। कंटिन्यूस में भी हम लोग टी बीम, एल बीम, दोनों बीम को देखेंगे, क्या विड्थ होगा, क्या इफेक्टिव विड्थ होगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस बीम में टी बीम का विड्थ ऑफ फ्लेंज, मतलब कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ फ्लेंज। तो BF बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, BW, मतलब कि विड्थ ऑफ वेव प्लस 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज। क्या है, ये डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज है। जो फ्लेंज था हमारे, ये जो बीम था हमारे पास, टी बीम था ना, कुछ इस तरह का था टी बीम। तो इसका जो फ्लेंज का डेप्थ है, ठीक है, इसे ही DF से बता रहे हैं। तो 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज, तो 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या जोड़ेंगे, L नॉट बाय 6। L नॉट क्या है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। तो यहाँ भी कंडीशन क्या है कि जो VF आएगा, जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ फ्लेंज आएगा, शुड नॉट ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, किससे, विड्थ ऑफ अ वेव प्लस L1 प्लस L2 बाय 2 से, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एल बीम में। तो एल बीम में क्या होता है, एल बीम में इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ फ्लेंज BW, मतलब कि विड्थ ऑफ वेव प्लस 3 टाइम्स ऑफ DF। जैसे वहाँ पर हुआ था, क्या था, इसका आधा था, वहाँ भी L नॉट प्लस वो जो था आधा हो गया, और यहाँ पर भी देखिए 6 DF था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 DF प्लस L नॉट बाई 6 है। जब इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, L नॉट बाय 12, ठीक है। और यहाँ भी वही कंडीशन है कि विड्थ ऑफ प्लेन शुड नॉट ग्रेटर देन विड्थ ऑफ वेव प्लस L1 बाय 2, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि जो हमारे पास इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ था, जो हमारे पास इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ है, ठीक है, जो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा,
हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, जो हमारे पास इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये जो डिपेंड करता है, स्पेन पे डिपेंड करता है, विड्थ पे डिपेंड करता है। किसका विड्थ पे? तो वेव विड्थ, जो कि वेव ये है, वेव हमारे पास ये है, ठीक है। टी बीम का नीचे वाले पोर्शन को वेव बोलते हैं, ठीक है। तो ये यदि स्पेन को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो उससे भी हमारा जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो इंक्रीज़ करेगा चाहे डिक्रीज़ करेगा। और वेव विड्थ पे डिपेंड करता है। फ्लेंज के डेप्थ पर वो जो डी एफ है, ये यदि हम लोग इसको इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लेंज भी इंक्रीज़ करेगा। तो डेप्थ ऑफ फ्लेंज पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ लोडिंग, किस तरह का लोडिंग है, ठीक है, किस तरह का लोडिंग है। लोडिंग किस तरह का है, आइसोलेटेड लोडिंग मतलब कि सिंगल एक लोड आ रहा है उस तरह का लोड है, यूडीएल है, यूवीएल है, किस तरह का लोड है उस पर भी ये डिपेंड करेगा इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, हम लोगों ने इफेक्टिव विड्थ निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे स्ट्रेस डायग्राम, जिससे क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो हम लोग अब करने वाले हैं एनालिसिस। किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे? तो एनालिसिस ऑफ फ्लेंज्ड बीम। ये किस तरह का बीम है? फ्लेंज्ड बीम है। तो एनालिसिस ऑफ फ्लेंज बीम, तो इस तरह फ्लेंज बीम का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं उसके स्ट्रेस डायग्राम से। किस तरह का उसका डायग्राम बनता है, किस किस पोर्शन को क्या कहते हैं। ऐसे तो हम लोग ये सारा चीज़ पिछले सेमेस्टर में भी देख चुके थे और अब भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टी बीम है, कुछ इस तरह का टी बीम है। ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? फ्लेंज कहते हैं। नीचे वाले पोर्शन को वेव कहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को फ्लेंज कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को वेव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को फ्लेंज कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेव कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के विड्थ, यहाँ पर हम लोगों ने इफेक्टिव विड्थ का ही सिर्फ फिगर बनाया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग इसे वीएफ से दिखाते हैं, जो कि क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है। और यहाँ से इसके यानी मतलब कि फ्लेंज के डेप्थ को डीएफ हम लोग बोलते हैं, मतलब कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज। और यहाँ पर जो हमारे पास बार है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, इसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ भी बोलते हैं, ठीक है। इसे डी से दिखाते हैं, इसे इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और यहाँ से सेंटर, इसके यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ से इसको हम लोग डी नॉट से दिखाते हैं, मतलब कि जो हमारे पास बार है उसके सेंटर से नीचे तक, जो नीचे वाला पोर्शन, जो क्लियर कवर हम लोग यहाँ दिए हैं, क्या है, क्लियर कवर है, जो कि नीचे से छड़ को एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए हम लोग देते हैं कंक्रीट, ठीक है। तो इसे डी नॉट बोलते हैं। चलिए अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो चलिए हम लोग डायग्राम को उसको डील करते हैं कुछ इस तरह से। चलिए इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा इसका स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। और एक और इसका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा किस कंडीशन में बताते हैं। यहाँ पर ये क्या है, डीएफ क्या हो गया, डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज, यदि ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किससे, एक्स यू। अब इंट्रोड्यूस हुआ एक्स यू। अब एक्स यू क्या है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, एक्स यू क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, या से बोल सकते हैं इसको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि इसका जो सी जी है, एक यहाँ के लिए न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा, सी जी नहीं, ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी होगा, वो ये है। यदि यहाँ पे हम बोले हैं क्या, डी एफ जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स यू, मतलब कि हमारे पास एक्स यू का मान क्या हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक ये है डी एफ, इसी के अंदर रह गया है एक्स यू का वैल्यू, इसी के अंदर ही रह गया एक्स यू का वैल्यू। यदि ऐसा कंडीशन होता है तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। यदि हमारे पास जो डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज है वो लेस हो जाता है एक्स यू से, मतलब कि अब एक्स यू क्या हुआ, इस डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज से भी नीचे आ गया है। यदि डी एफ बड़ा है एक्स यू से, तब ये सिंपल डिज़ाइन जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में सिंपल बीम का डिज़ाइन किए थे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाले थे, सिंपल उसी तरीके से ये बनेगा। लेकिन जब एक्स यू डी एफ से भी नीचे आ जाए, मतलब कि एक्स यू कहाँ आ गया, वेव में आ गया, इस कंडीशन में हमारा स्ट्रेस डायग्राम भी नीचे तक आ जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये टेंशन लग रहा है, यहाँ भी टेंशन है,
और यहाँ पर ये आ गया, तो हमारे पास जो एक्स यू है इसका क्या हो गया, नीचे आ गया। एक्स यू कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और उसमें क्या था, एक्स यू इस जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है इसी के अंदर था, इसी के अंदर था। और यहाँ पर हम लोग ये भी निकाल के पिछले सेमेस्टर में ही देख चुके थे, कितना होता है 0.45 FCK, 0.45 FCK ये होता है। ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे। यहाँ पर यहाँ के लिए एक्स यू कहाँ था, यहीं तक एक्स यू है, मतलब कि जब डी एफ से कम है तो मतलब कि फ्लेंज के अंदर ही कहीं एक्स यू है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक्स यू ग्रेटर कर गया, एक्स यू ग्रेटर है किससे, डी एफ से। तो क्या हुआ, इस फ्लेंज से बाहर आ चुका है। फ्लेंज से बाहर मान लेते हैं कि यहाँ कहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारे कंडीशन को समझेंगे। ये हमारे पास केस 1 है, ये हमारे पास केस 1 है, और ये हमारे पास हम इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कंडीशन 1 का केस 1 है, कंडीशन 1 का केस 1 है। और यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 में भी क्या होगा, 2 तरह का केस होगा, इसके अंदर भी 2 तरह का केस होगा। एक को हम लोग केस 1 बोल देते हैं, एक को बोलेंगे केस 2। अब केस 1 केस 2 क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं कंडीशन नंबर 1 का। जो केस 1 हमारे पास क्या था कि डी एफ जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एक्स यू का। मतलब कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से जो है डी एफ का मान ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि एक्स यू क्या है इसी के अंदर है। उस कंडीशन की बात करते हैं तो इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। नीचे लगता है टोटल टेंशन फोर्स और यहाँ पर इस सेंटर पे लगता है हमारे पास टोटल कंप्रेशन फोर्स। इसलिए हम लोगों ने कंप्रेशन फोर्स को C1 से दिखाया और टोटल टेंशन को हम लोगों ने T से दिखाया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये XU है, ठीक है। और ये जहाँ पे हमारे पास लग रहा है कंप्रेशन फोर्स वो ऊपर से 0.42 XU लग रहा है। मतलब XU के डेप्थ के 0.42 के यानी XU के 0.42 टाइम से नीचे टोटल कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो जहाँ पर ये कंप्रेशन फोर्स लग रहा है यहाँ से एकदम नीचे तक की दूरी, मतलब कि ये जो बार है हमारे पास, इस बार के सेंटर तक की दूरी को हम लोग यहाँ से लेके, हमको तो पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कुल दूरी कितनी है, D है। ऊपर से लेके एकदम यहाँ तक, मतलब कि टॉप सरफेस से लेके नीचे टेंशन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है, ठीक है सर, D है। और यहाँ से इसके ऊपर वाले यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 0.42 XU है। तो अब उससे नीचे जो डिस्टेंस बचा वो क्या हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU। इसी डिस्टेंस को हम लोग लीवर आर्म नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग लीवर आर्म के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि सर आपने टोटल कंप्रेशन फोर्स कैसे निकाला। तो सर टोटल कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट का वैल्यू जो होता है 0.45 FCK होता है, एक पॉइंट का। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये क्या है पूरा विड्थ ऑफ फ्लेंज है। तो इसको जब हम विड्थ ऑफ फ्लेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पूरा निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास XU। यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन लगा के हम लोग इस एरिया का इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि कितना आता है 0.36 FCK BF इंटू XU। तो ये हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में सेम जो हमारे पास सिंपल बीम हुआ करता था उसमें भी क्या होता था, कुछ इसी तरह का हम लोग सेम कंडीशन करते थे। हमारे पास जो कंप्रेशन का जोन था ऊपर ही रहता था और नीचे टेंशन का जोन रहता था। अब जो कंडीशन 2 जहाँ पे हमारा XU क्या करेगा, ग्रेटर करेगा डेप्थ ऑफ फ्लेंज से, तो हम लोग उस कंडीशन में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग का कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो XU है, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस जो है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इस फ्लेंज के अंदर ही है, इसके अंदर है। तो ये सिंपल बीम की तरह काम कर रहा है। जब इसके अंदर ही है तो ये सिंपल बीम की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग ने देख लिया कि टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना लग रहा है। मेन हमें यही ध्यान रखना, टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना लग रहा है 0.36 FCK BF इंटू XU। टोटल टेंशन फोर्स कितना लग रहा है 0.87 FY AST, ठीक है। टोटल कंप्रेशन फोर्स ऊपर से कितना नीचे लग रहा है तो 0.42 XU, ठीक है। तो लीवर आर्म की दूरी कितनी है D माइनस 0.42 XU, ठीक है। यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि XU का मान कितना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान कितना है। तो हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग निकालेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किस तरह से निकालना। तो इसका निकालने का एक ही नियम है, वो भी एकदम आसान सा नियम है, क्या कि टोटल कंप्रेशन फोर्स को, टोटल कंप्रेशन फोर्स जितना भी हमारे पास कंप्रेशन फोर्स था, टोटल कंप्रेशन
टोटल कंप्रेशन फोर्स को इक्वल कर दो टोटल टेंशन फोर्स से। टोटल जितना भी टेंसाइल फोर्स लग रहा था हमारे बीम में उसको इक्वल कर दो। मतलब क्या समझे, टोटल कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंशन फोर्स। तो टोटल कंप्रेशन फोर्स था कितना सर, जो टोटल हमारे पास कंप्रेशन फोर्स था वो कितना था 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। अब यहाँ पर पहले कौन सा टर्म क्या बताता है हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। ये जो 0.36 आता है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद आ जाता है। एफ सी के क्या बताता है, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है जो जैसे हम लोग जो कंक्रीट का ग्रेड बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम लोग M20 का ग्रेड बना रहे हैं, ठीक है, M20 का बना रहे हैं तो हमारे पास जो FCK का वैल्यू होगा वो 20 न्यूटन पर mm² होगा, ठीक है। यदि हम M15 का बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास FCK का वैल्यू 15 न्यूटन पर mm² हो जाएगा, ठीक है। और ये VF क्या है, ये तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि VF क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है। क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है। ये हमारे पास इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है। और XU क्या है, ये तो अभी इसी को तुमको निकालना है, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, इसी को तुमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर 0.87 क्या हुआ, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने पर स्टील में, ठीक है, स्टील में जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं तो ये 0.87 आ जाता है। AST क्या है सर, तो AST हमारे पास एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है। FY क्या है, तो ये हमारे पास इसको बोल सकते हैं यील्ड स्ट्रेंथ को बताता है, जो हमारे पास बार होता है उसका यील्ड स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे कि हमारे पास आप लोग देखेंगे कि FE 250 होता है, FE 500 होता है, ये सब जो होता है ना ग्रेड वो उसको बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, FY का वैल्यू 250 न्यूटन पर mm² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, FY का वैल्यू 500 न्यूटन पर mm² हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं XU का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना था 0.36 FCK BF इंटू XU, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कंप्रेशन फोर्स था, इसको हम लोग बराबर कर दिए टोटल टेंशन से। टोटल टेंशन कितना था 0.87 FY AST, ठीक है। इससे हम लोगों ने इक्वल कर दिया। हमको XU का वैल्यू चाहिए तो बस XU को इधर रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे। तो कितना आ जाएगा 0.87 FY AST, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू BF। तो लीजिए हमारे पास आ गया XU का फॉर्मूला, आपको बस ये चीज़ याद कर लेना है, यही हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग 5th सेमेस्टर में भी याद किए होंगे कि XU का मान क्या होता है सर, तो 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू BF, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है। ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास जब हम लोग डेप्थ निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का तब, ठीक है। चलिए तब अब हम लोग आते हैं, ये भी निकालेंगे, हम लोगों ने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया। उसके बाद एक आता है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। क्या आता है, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, अब उसको समझेंगे। चलिए हमारा जो पहला स्टेप है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना, हम लोगों ने वो निकालना सीख गए। अब हमारे पास अगला क्या है, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकालना। इसके लिए आपके पास सिंपल है, बस याद कर लेना है। आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि XU लिमिट बराबर क्या होगा 0.53 इंटू डी। ये डी क्या बता रहा है, जो बीम में हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ था ना उसी को डी बता रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, यदि हमारे पास FE 250 होगा तब हमारे पास XU लिमिट का मान 0.53 इंटू डी होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास XU लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.48 डी। ये किस कंडीशन में होगा, जब हमारे पास जो स्टील है FE 415 का होगा, ठीक है। और तीसरा जो कि लास्ट है हमारे पास XU लिमिट 0.46 डी होगा, ये किस कंडीशन में होगा, तो FE 500 के कंडीशन में। यदि हमारे पास स्टील FE 250 है तो XU लिमिट मतलब कि लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस का मान 0.53 डी होगा। यदि XU लिमिट का वैल्यू XU लिमिट 0.48 डी है, इसका मतलब हमारे पास जो स्टील है वो FE 415 का है। XU लिमिट 0.46 डी है तो इसका मतलब हमारे पास स्टील FE 500 का
है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा दूसरा स्टेप कि हम लोगों ने निकाल लिया लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये सिंपल बीम की तरह हो रहा है, जो हमारे पास बीम था रेक्टेंगुलर बीम जो ऐसा होता है उसी तरह से हो रहा है। जब हमारे पास क्या है एक्सयू लिमिट उसके लिमिट में है, मतलब कि अंदर है। ठीक है, वो जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है उसके अंदर है, तब ये सब कंडीशन हो रहा है। इसके बाद हम समझेंगे जब बाहर होगा तब क्या होगा। अभी आप लोग को मेन ध्यान देना, मैं भी आप लोग को फार्मूला से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अभी न्यूमेरिकल बनाना मैंने अभी नहीं बताया। ठीक है, जब हम लोग ये सारा फार्मूला याद कर लेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल बनाना हमारे लिए चुटकी का खेल होगा, आसानी से एकदम न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को शॉर्ट में लिखते हैं MOR। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बराबर होता क्या है सर? तो ये क्या होता है हमारे पास टोटल कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। क्या होता है? टोटल कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। या फिर बोल सकते हैं एक और फार्मूला क्या हो जाएगा इसका कि टोटल टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। एक पहला हमारे पास क्या हो, टोटल कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म, टोटल टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक है, टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना था सर? तो 0.36 FCK BF इंटू XU। और लीवर आर्म कितना था सर? लीवर आर्म हम लोगों ने निकाला नहीं था, D-0.42 XU। नहीं याद आया? चलिए देखते हैं कैसे था। ये हमारे पास टी बीम बन रहा था ना, ये टी बीम बन रहा था इस तरह से, इस तरह का हमारे पास टी बीम बन रहा था। इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल कंप्रेशन फोर्स लग रहा था जो कि 0.36 FCK BF इंटू XU था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना था? 0.42 XU था। और लीवर आर्म मैंने इसे बताया था ये कितना होगा। तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक दूरी जान रहे हैं कि ये क्या होता है, ये D होता है। तो ये बाकी बचा कितना हो जाएगा? D माइनस 0.42 XU हो जाएगा। ठीक है, तो यही लीवर आर्म होता है। तो MOR बोले तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा C1 इंटू L1, मतलब कि टोटल कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना? 0.36 इंटू FCK BF इंटू XU, और लीवर आर्म क्या हो था? D माइनस 0.42 XU। ये कब हुआ? जब हम लोगों ने कंप्रेशन फोर्स में लीवर आर्म को मल्टीप्लाई किया, तब उस कंडीशन में। यदि हम लोग क्या करते हैं इस बार MOR हम लोग निकालते हैं टोटल टेंशन फोर्स में लीवर आर्म को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, टोटल टेंशन फोर्स कितना है? तो 0.87 FYAST, यही था टोटल टेंशन फोर्स। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? लीवर आर्म से। लीवर आर्म कितना था? तो D माइनस 0.42 XU, और यहीं से हमारे पास निकल गया MOR लिमिट। ठीक है, उसके बाद अभी हम बताएंगे किस तरह से तुलना करते हैं कि किस कंडीशन में अंडर रेनफोर्स्ड होगा, ओवर रेनफोर्स्ड होगा। ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन होगा, वो सब चीज़ हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उस कंडीशन में हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा जो इतना हुआ ये हम लोगों ने केस 1 को क्लियर कर लिया, जब हमारे पास DF का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है किसके? XU के, इस कंडीशन में। अब हम लोग आगे अब कंडीशन 2 में आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो अभी पहला कंडीशन देखा है उसके आधार पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। किस तरह से करना है हर एक स्टेप मैं समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझने में भी आसानी हो, एकदम आसानी से आप लोग समझ जाइएगा ऐसा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जो भी फार्मूला हम लोग अभी देख के आए हैं MOR, या फिर इसको बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कैसा बीम का? टी बीम का। टी बीम का गिवन डाटा है, मतलब क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास BF दे दिया, मतलब कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ जो फ्लैंज होता है वो हमें दे दिया, मतलब कि हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लैंज दे दिया, DF भी हमें दे दिया, डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी दे दिया है। उसके बाद विड्थ ऑफ वेव दिया है, कवर दिया, जो कवर नीचे जो कंक्रीट लगाते हैं जो हमें अथी से बचाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, वो कवर भी दिया है 50 mm है। और D इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 450 mm है। और जो कंक्रीट यूज कर रहा है M30 का कंक्रीट है, स्टील FE 415 का है। और AST एरिया ऑफ स्टील मतलब कि 4 बार दिया है जो कि 25 mm का है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखने का तरीका, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोगों ने लिख दिया। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारा पहला काम होता है कि लिखिए आपके पास क्या क्या डाटा है। जो क्वेश्चन आप बनाइएगा एग्जाम में उसको इसी तरह से लिखना है। सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद आपको लिखना है गिवन डाटा, कि आपको क्या क्या दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है सर बताइए? सबसे पहला चीज़ हमें दिया है BF।
BF। हो सके आप इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो लैंग्वेज में भी लिख दीजिए। देखिए यदि एग्ज़ाम का कॉपी लिख रहा है उसको कुछ इस तरह से लिखिए, ऐसा समझ कर लिखिए कि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे कम जानता है। आपको इस तरह से लिखना है कि उसको हर एक बात समझा देना है, वो नहीं जानता है, ठीक है, ऐसा मान के चलना है कि वो जो है नहीं जानता है, कुछ इस तरह से हमको बताना है कि उसको हमें समझा देना है। तो जैसे हम यहाँ पर BF लिखे, ऐसा हो सके आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है। ये लिखने के बाद ही BF लिखे, उसके बाद इक्वल में लिखे कितना है तो 1000 mm है, तो हम लोगों ने लिख दिया 1000 mm, ठीक है। उसके बाद क्या है DF है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज, यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज लिखेंगे और कितना दिया गया तो 100 mm, तो हम लोगों ने लिख दिया 100 mm। फिर दिया है BW क्या होता है तो विड्थ ऑफ वेव होता है, विड्थ ऑफ वेव। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं विड्थ ऑफ वेव कितना mm है, 300 mm है। कवर को हमने बताया था किससे हम यूज करते हैं, D0 से कर सकते हैं, या फिर सीधा कवर है तो हम इसे कवर भी लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ दे दिया तो हमें कवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कवर कितना है 50 mm। D मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ। D मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ और स्मॉल d बराबर 450 mm, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ गिवन डाटा लिखा है, ठीक है। स्टेप 1 हमारा यही था कि हमें गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा के बाद क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप में आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए हम इसे मान लिए कि हमारा क्या है स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हम लोगों को क्या कर रहा है, हम लोग गिवन डाटा लिखे हैं। स्टेप 2 में आपके पास क्या रहेगा कि कोशिश कीजिए जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका यदि हम फिगर बना पा रहे हैं तो उसका फिगर बनाएं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेफर टू द फिगर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रेफर करते हैं फिगर की तरफ, मतलब कि हम एक फिगर बना के दिखाते हैं कि ये जो क्वेश्चन का फिगर है कुछ इस तरह से होगा। हमें समझ में आ रहा है कि विड्थ कितना है, डेप्थ कितना, हमें सब कुछ तो दे दिया है, तो हम लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक फिगर अभी बनाते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरह के हमारे पास T-बीम बना है, ठीक है। हम इसमें जो डाटा है उस डाटा को भी हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है एग्ज़ाम का, आपका पूरा एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हम लोग ग्रुप में जो हम लोग सारे पढ़ा रहे हैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट, आपका सारा डाउट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और हम लोग आप लोग का एग्ज़ाम से पहले सारा का सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे, PYQ क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है एग्ज़ाम का, ठीक है। आपको बस एग्ज़ाम फोड़ के आना है, एग्ज़ाम में सब कुछ लिख के आना है, टॉप करना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बना T-बीम, ठीक है। तो T-बीम में क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास BF दिया हुआ था, BF हमारे पास कितना दिया हुआ था 1000 mm था, ये BF हमारे पास कितना था 1000 mm था। हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं कि BF क्या है, BF इज इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। BF कितना हो गया 1000 mm। और इसका डेप्थ जो है, फ्लेंज का डेप्थ है वो कितना है, हम लोग वो भी लिख लेते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज, देखिए वो भी दिया हुआ है कितना है 100 mm है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि DF बराबर कितना है सर 100 mm है। नीचे जो विड्थ ऑफ वेव है वो कितना है, जो विड्थ ऑफ वेव है वो हमारे पास 300 mm है, तो हम लोगों ने इसे भी यहाँ देखिए 300 mm है, तो हम लोगों ने उसे भी लिख लिया 300 mm, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, बार होगा, ठीक है, 4 बार बोला है। हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील हम लोग वो नहीं लिखे, ठीक है, वो भी लिखते हैं कि हमारे पास AST कितना है, AST हमारे पास 4 बार है, वो भी 25 mm का है। तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू π/4 इंटू D का स्क्वायर, D अच्छा इसको हम 5 भी बोलते हैं, 5 कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ से एरिया निकाल के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एरिया कितना आता है हम लोग देख लेते हैं। तो एरिया हमारे पास आता है पाई इंटू 25 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो एरिया आया है 1963.49 mm स्क्वायर आया है हमारे पास एरिया ऑफ स्टील। और आप एक चीज़ हम लोगों ने ये भी नहीं गौर किया कि हमारे पास क्या दिया हुआ था, FE 415 दिया हुआ था। तो FE 415 का मतलब हुआ कि FY का मान कितना है 415 न्यूटन
पर mm स्क्वायर है, ठीक है। और ग्रेड में क्या दिया था M30, मतलब कि हमारे पास जो FCK है वो कितना है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। एनी डाउट? चलिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ से हम लोगों ने क्या लिखा, FY लिख लिए, FCK लिख लिए, एरिया ऑफ स्टील भी निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर 4 बार था तो इसलिए हम लोगों ने फिगर में कितने बार बनाया है, हम लोग फिगर में भी 4 बार बनाया है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जो हमारे पास डी है वो क्या सेंटर ऑफ बार तक होता है, तो हम लोग यहाँ से लेके हमारे पास स्मॉल डी है वो कितना दिया गया है, हमारे पास स्मॉल डी दिया हुआ है 450 mm, तो हम लोग उसे भी लिख लिया। ये जो कवर है ये कितना दिया हुआ है, ये जो हमारे पास कवर है वो 50 mm दिया हुआ है। हम लोगों ने सारा डिटेल को यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग का आता है सवाल किस तरह से बनाना है। टी बीम में हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम करना है, एज्यूम करके बनाना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एज्यूम करना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेप 3 होगा, जो हमारा स्टेप 3 होगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास DF है, मतलब कि डेप्थ ऑफ अ फ्लेंज। अभी तक हम यही केस पर हैं तो सिर्फ इसी का चर्चा कर रहे हैं कि DF जो है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है XU का। अब XU क्या है, वही एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसके जो DF है वो बड़ा है। तो हम लोग अब XU निकाल के चेक कर लेते हैं सर। तो XU हम लोग निकालते हैं, तो XU बराबर फार्मूला अभी भी हम लोग देख के आए हैं क्या होता है, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू BF, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला, तो हम लोग जो वैल्यू हमें पता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 0.87, तो वही रहेगा। FY का वैल्यू, हमारे क्वेश्चन में FY का वैल्यू कितना है 415, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 415, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है AST अभी हम निकाल के आए हैं, कितना आया 1963.49 mm स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ वही लिख लेंगे 1963.49, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा लिख लिया। उसके बाद नीचे में जो है वो लिख लेंगे क्या है 0.36 की जगह 0.36 FCK। सर FCK कितना है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 30। BF बोले तो विड्थ ऑफ फ्लेंज, देखिए कितना है 1000 mm है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1000। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से हम लोग ने सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 0.87 इंटू 415 इंटू 1963.49 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 30 इंटू 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 65.64 mm आया है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, XU कितना आया, इतना आया है, ठीक है। और DF हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में DF कितना है, देखिए DF कितना है 100 mm है, DF हमारे पास 100 mm है सर, DF हमारे पास 100 mm है। क्या DF ग्रेटर है XU से, DF है ना ग्रेटर, तो DF क्या हो गया यहाँ पर ग्रेटर देन है XU से। डेट मीन्स जो हम लोग एज्यूम किए हैं, मतलब कि हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया वो हमारा एजम्पशन सही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस आवर एजम्पशन इज राइट, मतलब कि हमने जो माना है वो सही है। हम लोग यही मान के चले थे कि DF क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है XU से, या फिर ग्रेटर हो चाहे इक्वल टू हो। यहाँ ग्रेटर हो गया तो मतलब हमारा एजम्पशन क्या था, सही था। यदि हमारा एजम्पशन सही नहीं होता तब हम लोग कंडीशन 2 पे जाते, जो अभी तक हम लोगों ने अभी नहीं जाना, लेकिन जब हम लोग जान जाएंगे तब हम लोग उसमें भी जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टेप 3 हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक निकालने के बाद हम लोग जाएंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में हमें निकालना होता है XU लिमिट। तो हमको यहाँ ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो ग्रेड है वो ग्रेड कितना का है। ग्रेड हमारे पास 415 है, तो 415 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है XU लिमिट का, वो हो जाता है 0.48 इंटू D, 0.48 इंटू डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0.48 इंटू डी का मान कितना है 450 है, ठीक है। जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0.48 इंटू 450, ये हमारे पास आता है 216 mm आता है, ठीक है। अब जरा एक और बात आपको ध्यान देना है कि किस कंडीशन में ये अंडर रेनफोर्स होता है, ओवर रेनफोर्स होता है, ठीक है। यदि XU ग्रेटर है, XU लिमिट से, यदि XU ग्रेटर है XU लिमिट से,
तब ये हो जाता है ओवर रेनफोर्स्ड। कैसा हो जाएगा? ओवर रेनफोर्स्ड। ठीक है। यदि XU लेस है XU लिमिट से, यदि XU लेस है XU लिमिट से, तब ये क्या होता है? अंडर रेनफोर्स हो जाता है, अंडर रेनफोर्स होता है। और जब XU बराबर हो जाता है XU लिमिट से के, तब ये लिमिटिंग कंडीशन हो जाता है। ठीक है, ये लिमिटिंग कंडीशन हो जाता है। ओवर रेनफोर्स का मतलब इसमें ज़्यादा रेनफोर्स है, अंडर में मतलब इसमें रेनफोर्स कम है। ठीक है, ये मतलब होता है। चलिए, तो हम लोगों ने निकाल लिया XU लिमिट, हमारे पास आया कितना? 216। अब हमारे पास जो अगला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं? कंपेरिजन। किसके बीच में कंपेरिजन? तो हम लोग कंपेरिजन कराते हैं XU एंड XU लिमिट के बीच में। XU और XU लिमिट के बीच में हम लोग क्या कराते हैं सर? कंपेरिजन कराते हैं। तो कैसा कंपेरिजन ये होगा? तो यहाँ पर अब देखते हैं कौन बड़ा है। तो देखिए, यहाँ से पता चल रहा है 216 है XU लिमिट, 216 है XU लिमिट, है ना? तो ये तो ग्रेटर है। और हमारे पास XU कितना है? हमारे पास जो XU है 65.64 है, तो इसका मतलब XU लिमिट हमारे पास ग्रेटर है XU से। तब ये कौन सा कंडीशन हो गया सर? तब ये कौन सा कंडीशन हो गया? XU लिमिट ग्रेटर हो गया। देखिए, XU लिमिट यदि ग्रेटर होता है तो क्या होता है? अंडर रेनफोर्स है। तो कौन सा कंडीशन हो गया? अंडर रेनफोर्स कंडीशन, अंडर रेनफोर्स कंडीशन। अब आपको क्या याद रखना है? यदि आपके पास अंडर रेनफोर्स कंडीशन आ जाए, ठीक है, यदि कंडीशन अंडर रेनफोर्स हो, ऐसे तो दोनों समय दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा है। यदि आपके पास अंडर रेनफोर्स कंडीशन हो तो क्या कीजिए? MOR के फॉर्मूला में टेंशन फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, टेंशन फोर्स को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यदि आपके पास ओवर रेनफोर्स हो जाए, ठीक है, ओवर रेनफोर्स हो जाए, तो उस समय MOR के फॉर्मूला के साथ कंप्रेशन फोर्स को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा। लेकिन ऐसे दोनों से करते तो आंसर लगभग उतना, लेकिन ये तरीका सही माना जाता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर, अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 6, वो क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब कि MOR। तो MOR फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या कैसा कंडीशन था? अंडर रेनफोर्स। हम लोग टेंशन वाला लेके चलते हैं, मतलब टोटल टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। टोटल टेंशन फोर्स कितना था सर? तो 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, XU। तो 0.87 पता है। FY कितना है? मतलब किस ग्रेड का हमारे पास स्टील है? वो 415 का है। ठीक है, FE 415 था। चलिए, एरिया ऑफ स्टील कितना आया था? 1963.49 आया था। ठीक है, डी का मान हमारे पास 450 था, माइनस 0.42 इंटू XU। XU का मान हमारे पास 65.64 था, तो इसके जगह क्या लिख देंगे? 65.64। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा? 0.87 इंटू 415 इंटू 1963.49 इंटू 450 माइनस 0.42 इंटू 65.64। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया है 299469108.7। ये किस में आ गया? ये हमारे पास आ गया न्यूटन MM में आ गया। ठीक है, कितना में आ गया? न्यूटन MM में आ गया। इसको जब हम किलो न्यूटन मीटर में बदलते हैं तो क्या करेंगे? 10 के पावर 6 से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास ये जो आ जाएगा 299.46 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये हुआ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो अभी तक हम लोगों ने जिस कंडीशन को पढ़ा था उसके आधार पे हमारे पास ये होगा। ठीक है, और सॉरी हम लोगों ने नहीं दिख रहा। तो MOR का मान 299.46 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर MM में आया था, उसको किलोमीटर मीटर में बदल दिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो हम कंडीशन पर हैं उसका न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से सॉल्व होता है। मैं आशा करूँगा कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कंडीशन 2 और कंडीशन 3 है उसे समझेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अभी ये कंडीशन 1 पे अभी हम और न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे क्या होगा? आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।